अस्सलाम वालेकुम। आज से आप एक नई सीरीज का आगाज देखेंगे जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बारे में है। इस सीरीज में ना सिर्फ हम अपने सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हम साइंस की रोशनी में भी इन प्लैनेट्स को जांचेंगे और ये भी देखेंगे कि कुदरत ने इन प्लैनेट्स को कितना हसीन बनाया है, जिन प्लैनेट्स की खूबसूरती देखने के बाद हम उस अजीम क्रिएटर की तारीफ किए बिना रह नहीं पाते। एक छोटे से पॉज के लिए माजरत। अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के मीनिंगफुल कंटेंट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। क्या आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के सबसे दूरी पर मौजूद एक मिस्टीरियस, डेंजरस और अनप्रिडिक्टेबल प्लैनेट का नाम क्या है? नेपच्यून। ये एक ऐसा ठंडा, गहरा और बेपनाह ब्लू जायंट प्लैनेट है जो इतना दूर है कि वहाँ तक सूरज की रोशनी को भी पहुँचने में 4 घंटे लग जाते हैं। अभी तक कोई भी इंसानी मिशन उस तक नहीं पहुँचा, या ये समझ लें कि वहाँ गया ही नहीं। 1989 में सिर्फ टेलीस्कोप और पुराना नासा का एक फ्लाई बाय मिशन वॉयेजर 2 ने नेपच्यून को सिर्फ एक झलक देखा था। इस प्लैनेट पर दिन जो है वो तकरीबन 16 घंटे का होता है और उसका नीला रंग जो हमें नज़र आता है हमारी अर्थ की तरह, वो कोई पानी नहीं है बल्कि वहाँ की एक्सट्रीम बर्फ़ है जो मीथेन गैस में तब्दील हो चुकी है। नेपच्यून सूरज से तकरीबन 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है और अर्थ से ये फासला तकरीबन 4.3 बिलियन किलोमीटर बनता है। अगर हम लाइट की स्पीड से जाने का सोचें तो रोशनी को भी वहां तक पहुंचने में तकरीबन 4 घंटे और 10 मिनट लग जाते हैं। नासा की एक जदीद स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम है न्यू होराइजन, जो कि 2015 में प्लूटो पर भी भेजी गई थी। अगर आज भी ये जो न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट है ना, ये उसी रफ्तार से चले, यानी तकरीबन 14 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो नेपच्यून तक पहुंचने में तकरीबन 10 साल और 2 महीने लगेंगे। और ये याद रखिए कि वहाँ सिर्फ एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट ही जा सकता है, यानी हम उसे सिर्फ दूर से ही देख सकते हैं। अभी तक कोई भी इंसान वहाँ नहीं गया और जा भी नहीं सकता, इम्पॉसिबल। शायद इसीलिए नेपच्यून को हमारे सोलर सिस्टम का घोस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। नेपच्यून का एटमॉस्फेयर एक हाइपर एक्टिव सिस्टम की तरह है। यहाँ पर हवाएं 2100 किलोमीटर पर आवर से भी तेज चलती हैं, जो पूरे सोलर सिस्टम में तकरीबन हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा तेज़ रिकॉर्ड की गई है। इतनी तेज़ कि अगर ये हवाएं हमारे अर्थ पर हो ना, तो किसी भी स्ट्रक्चर के यानी किसी भी बिल्डिंग को ना अपने आगे टिकने ही ना दें। साइंटिस्ट के लिए ये अब तक बहुत सारी बातों में एक मिस्ट्री है कि इतनी दूर और इतनी ठंडी दुनिया में एनर्जी का सोर्स क्या है जो इतनी हाई स्पीड विंड्स को चलाता है। 1989 में नासा के वॉयेजर 2 ने नेपच्यून का पहला क्लोजअप लिया। ये पहली बार था कि इंसानी आंख ने इस प्लैनेट को करीब से देखा। वहाँ एक छुपा हुआ ग्रेट डार्क स्पॉट नज़र आया जो साइज में ऑलमोस्ट अर्थ के बराबर था, बिल्कुल जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट की तरह। लेकिन एक फ़र्क था, नेपच्यून का एटमॉस्फेयर स्टेबल नहीं था। हर बार ये स्पॉट एक नई जगह पर मिलता था, नए साइज में, नई शेप में। वॉयेजर 2 के मिशन के बाद 1994 में हबल टेलीस्कोप से देखा गया कि डार्क स्पॉट गायब हो चुका है और कुछ सालों बाद एक नया स्पॉट नेपच्यून के दूसरे हिस्से में उभर आया। ये सारी बातें इस चीज़ का प्रूफ है कि नेपच्यून एक जिंदा प्लैनेट है। इसके अलावा नेपच्यून का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एक्सट्रीम भी है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ उसकी सरफेस लेवल की डायनामिक्स ही समझ पाए हैं। मतलब अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसकी एक्सप्लोर होनी बाकी हैं, बहुत सारी। नेपच्यून का टेम्परेचर जो है, जो साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड किया है, वो तकरीबन -218 सेंटीग्रेड है और ये सरफेस का टेम्परेचर है और ये सिर्फ एक शुरुआत है। इसके अंदर एक बहुत अजीब सा समंदर भी छुपा हुआ है जो ना पूरी तरह लिक्विड है और ना ही सॉलिड। इसमें हाइड्रोजन और एटम्स आज़ाद घूमते हैं और वही समंदर नेपच्यून का मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। ऊपर तूफानों के दरमियान बिजलियां गिरती हैं
जिनकी रिकॉर्डिंग नासा के वॉयेजर ने भी की थी। लेकिन सबसे हैरत की बात है कि वहाँ मीथेन इतने इंटेंस प्रेशर में होता है कि वो कार्बन और हाइड्रोजन के एटम से अलग हो जाता है और क्रिस्टल्स में तब्दील हो जाता है, यानी डायमंड्स बन के फिर उसके बाद डायमंड्स की जो है वहाँ पर रेन होती है, बरसात होती है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरी नहीं है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और नासा बैक्ड सिमुलेशन ने हाई प्रेशर लैब एक्सपेरिमेंट्स में इन रिएक्शन को रिक्रिएट किया और सब साइंटिस्ट ने ये माना है कि नेपच्यून और यूरेनस दोनों पर डायमंड की रेन होती है, रियल होती है, और ये तकरीबन बिलियन सालों से चलता आ रहा है। नेपच्यून प्लैनेट के टोटल 14 मून्स हैं, जिनमें सबसे बड़े और मिस्टीरियस चांद का नाम है ट्रिटोन। ये चांद बहुत ही अजीब तरीके से घूमता है। ये अपने प्लैनेट के उल्टी डायरेक्शन में ऑर्बिट करता है, जो कि किसी भी नेचुरल मून के लिए बहुत अनयूजुअल बात है। साइंटिस्ट का मानना है कि ट्रिटोन असल में नेपच्यून का असली मून नहीं था। ये शायद सोलर सिस्टम के किसी और कोने से आई हुई कोई आउटर बॉडी थी, जो नेपच्यून के ग्रेविटी ट्रैप में आकर उसका मून बन गया। इस वजह से कुछ एक्सपर्ट इसे कैप्चर्ड मून या इवन एलियन मून भी कहते हैं। लेकिन इस चांद का सिर्फ ऑर्बिट ही अजीब नहीं है। ट्रिटोन ऐसा अजीब मून है जहां नासा के वॉयेजर 2 ने ऐसे आइस वोल्केनोज देखे हैं जो लावा नहीं बल्कि लिक्विड नाइट्रोजन, मीथेन और आइसी पार्टिकल्स स्पेस में फाउंटेन की तरह छोड़ते हैं। यानी ये ऐसा मून है जो बर्फ की आग उगलता है। वाओ, अमेजिंग। जरा सोचिए, एक प्लेनेट जो हमसे करोड़ों सालों की दूरी पर है, लेकिन फिर भी इंसान, एक छोटी सी मखलूक, उसे इतनी डिटेल से स्टडी कर रहा है। ये सिर्फ साइंस की तरक्की नहीं, ये उस इल्म की झलक है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को अता किया है। और अल्लाह ने इंसान को वो सब कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। बेशक ये अल्लाह की अता करदा वो नेमत है जो हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाती है। आज हम कुदरत के उन गहरे राजों को समझने लगे हैं जो पहले सिर्फ ताज्जुब का सबब थे, लेकिन अब हर प्लैनेट की मिसाली सिमेट्री, हर एलिमेंट का ख़ास रोल और हर ऑर्बिट का परफेक्ट बैलेंस, सब कुछ गवाही है एक अजीम खालिक की, जिसने सब कुछ भूल कर नहीं बनाया और ना ही बेमकसद। ये सिस्टम, ये साइंस, ये सफ़र, ये एक शायान शान क्रिएशन है जो सिर्फ एक अजीम क्रिएटर ही बना सकता है। ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। ये नेपच्यून प्लैनेट इस सीरीज़ का पहला एपिसोड था। अगली वीडियोस में हम दूसरे तमाम प्लैनेट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे जहां इंसान जाने का प्लान बना रहा है। क्या वहां ज़िंदगी है? क्या हम अकेले हैं इस कायनात में? और इंसान का मुस्तकबिल इन प्लैनेट से किस तरह जुड़ा हुआ है? अगर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।